हेलो एवरीवन, डिस्क्लेमर पढ़ें और फॉलो करें। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट ऑफ ब्रिज, मतलब ब्रिज के कितने भाग रहते हैं। द ब्रिज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स: सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर। द सब स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्रिज इज एनालॉगस टू अ सिंगली स्टोरी बिल्डिंग रूफ एंड सुपर स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ द वॉल, कॉलम एंड फाउंडेशन सपोर्टिंग इट. Substructure is the supporting system for the superstructure. It consists of the following: abutment pier, an abutment pier, wing wall, foundation for the pier and abutment. तो यहाँ पे सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर की बात हुई है. जो कॉलम्स रहते हैं ब्रिज में, जो कि ब्रिज को सपोर्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं पियर. तो पियर के ऊपर का जो भी हिस्सा है उसको हम कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर. पियर और पियर के नीचे का हिस्सा हम कहते हैं सब स्ट्रक्चर. तो सब स्ट्रक्चर में अबटमेंट पियर, विंग वॉल, फाउंडेशन, ये सब आ जाते हैं. फिर पियर क्या रहते हैं? पियर जो बीच के जो सपोर्ट रहते हैं ब्रिज में, उनको कहते हैं पियर. और जो आखिर के जो सपोर्ट रहते हैं, यहाँ पे जो आखिर के सपोर्ट हैं, उनको हम कहते हैं अबटमेंट. और आखिर में विंग वॉल लगी रहती हैं ताकि पीछे की जो मिट्टी है उसका कटाव को रोका जाए पानी के कारण. और जो रोड ब्रिज को जोड़ती है उसे हम कहते हैं अप्रोच रोड. फिर इसमें रहता है इफ़ेक्टिव स्पैन. इफ़ेक्टिव स्पैन मतलब दो पियर के बीच में, दो पियर के सेंटर के बीच की जो दूरी रहती है उसको हम कहते हैं इफ़ेक्टिव स्पैन. क्लियर स्पैन क्या रहता है? दोनों पियर के बीच की दूरी जहाँ से पानी निकलता है उसे हम कहते हैं क्लियर स्पैन. और जब हम सभी क्लियर स्पैन का सम कर दें उसे हम कहते हैं वाटर वे, मतलब उतनी जगह से पानी ब्रिज के नीचे से निकलेगा, तो ये कहलाएगा वाटर वे. अब जब ब्रिज नहीं बना था तो नदी की जो पूरी चौड़ाई थी, उस पूरी चौड़ाई से पानी निकल रहा था, वो कहलाता था नेचुरल वाटर वे. तो अगला टॉपिक है वाटर वे. वाटर वे में यहाँ पे लिखा है द एरिया थ्रू विच द वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर इज़ नोन एज द वाटर वे. मतलब जितनी चौड़ाई से ब्रिज के अंदर से पानी निकलता है उसे हम कहते हैं वाटर वे. द लीनियर मेजरमेंट ऑफ दिस एरिया अलॉन्ग द ब्रिज इज़ नोन एज द लीनियर वाटर वे. यदि हम चौड़ाई में इसको हम नापें तो इसे हम कहते हैं लीनियर वाटर वे. द लीनियर वाटर वे इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द क्लियर स्पैन. सभी पियर्स के बीच का जो क्लियर डिस्टेंस है, यदि हम उसका सम करेंगे तो हमें लीनियर वाटर वे मिल जाएगा. इतनी जगह से जो है नदी का पानी ब्रिज के नीचे से निकलता है. द नेचुरल वाटर वे इज़ एन अनअब्स्ट्रक्टेड एरिया ऑफ द रिवर और द स्ट्रीम थ्रू विच द वाटर फ्लोज एट द रिवर साइड. अब जब ब्रिज नहीं बना था तो जितनी नदी की चौड़ाई थी वहाँ से पानी निकलता था, उसे हम कहते हैं नेचुरल वाटर वे. ठीक है, अगला टॉपिक है एफ्लेक्स. ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज द नेचुरल वाटर वे गेट कॉन्ट्रैक्टेड, देयर बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो अंडर द ब्रिज. दिस इंक्रीज वेलोसिटी रिजल्ट
in heading up of the water on the upstream of the river or the stream is known as the afflex. जब ब्रिज नहीं बना था तो पहले जैसे ये ब्रिज है तो ब्रिज सपोज नदी का बहाव यहाँ से यहाँ हो रहा है तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे अपस्ट्रीम, ये कहेंगे हम डाउनस्ट्रीम। तो जब ब्रिज नहीं बना था तो जो अपस्ट्रीम है और जो डाउनस्ट्रीम है दोनों में पानी का लेवल एक सा था, पर अब जब ब्रिज बन गया है तो अपस्ट्रीम में पानी का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि पानी के फ्लो में रुकावट पैदा हो रही है, इसलिए अपस्ट्रीम में पानी का फ्लो बढ़ जाता है। तो तो अपस्ट्रीम में जितना पानी का लेवल बढ़ जाता है उसे हम कहते हैं एफ्लेक्स। While fixing the waterway of the bridge, the following guidelines should be kept in the mind to ensure the safety of the structure. The increased velocity due to the afflex should not exceed the permissible velocity under the bridge. अब जब एफ्लेक्स जब होता है तो अपस्ट्रीम में पानी का लेवल बढ़ गया, डाउन स्ट्रीम में क्या रहता है पानी एकदम से बाहर निकलता है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है पानी की। तो हमें पानी की वेलोसिटी को कंट्रोल करके रखना है ताकि डाउन स्ट्रीम में मिट्टी का कटाव ना हो। तो जो जैसा भी डाउन स्ट्रीम में मिट्टी रहेगी उसके हिसाब से हमें पानी की वेलोसिटी रखनी है, तो उसके हिसाब से हम पानी की वेलोसिटी रखेंगे, फिर उस पर डिपेंड करेगा उसका एफ्लेक्स, और एफ्लेक्स डिपेंड करता है वाटरवे पे। ये एफ्लेक्स इसमें लिखा है पुल के पायों एवं अर्तध्यान, पायो मतलब पियर, अंत्याधार मतलब एबटमेंट के कारण पानी के बहाव में जो रुकावट आ जाती है उससे पुल के पीछे पानी का तल समान तल से ऊपर उठ जाता है। पानी के तल के इस अतिरिक्त ऊंचाई को जल उत्थान कहते हैं। तो ये हम देख रहे हैं, ये अपस्ट्रीम है, ये डाउनस्ट्रीम है। जितना पानी का लेवल बढ़ गया उसे हमने कहा है जल उत्थान या एफ्लेक्स। इफ़ेक्ट ऑफ एफ्लेक्स, जलोत्थान के कारण क्या प्रभाव आते हैं। पहला, अधिक जलोत्थान के कारण पानी का वेग बढ़ जाता है जिससे पुल के नीचे कटाव उत्पन्न होता है, फलतः गहरी नींव खोदकर पुल की सुरक्षा करनी पड़ती है। दूसरा, जलोत्थान के कारण पुल के बहाव के ऊपरी तरफ पानी चढ़ने लगता है जिससे अधिक क्षेत्र में पानी बढ़ने लगता है। परिणामतः तटबंध की ऊंचाई बढ़ानी पड़ जाती है जिससे व्यय बढ़ जाता है। निष्कर्ष, जल उत्थान का मान जितना कम हो पुल उतना अच्छा सुरक्षित होगा। अगला टॉपिक है फ्रीबोर्ड। उच्च बाढ़ तल HFL तथा पुल की अधिरचना सुपरस्ट्रक्चर के गर्डरों के नीचे के निचले तल के बीच के ऊर्ध्वर दूरी को मुक्तांतर कहते हैं। डॉट पुल में यह दूरी डॉट आर्च के उठान बिंदु के उच्च बाढ़ तल तक ली जाती है। हम देख रहे हैं जो भी ब्रिज है, ब्रिज का जो सुपर स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर और हाईएस्ट फ्लड लेवल वो लेवल रहता है नदी का जहाँ तक बारिश में मैक्सिमम पानी का लेवल पहुँचता है। तो ये पिछले 20 से लेके 50 साल तक के डाटा लेके हम उसको कैलकुलेट करते हैं हाईएस्ट फ्लड लेवल, या साइट पे जाके हम पता करते हैं कि कहाँ तक पानी मैक्सिमम पहुँचता है। तो जहाँ तक हाईएस्ट फ्लड लेवल रहता है वहाँ से हम ब्रिज के सुपर स्ट्रक्चर को ऊपर रखते हैं, कुछ हाइट तक ऊपर रखते हैं ताकि बाढ़ में जो पेड़ वगैरह कुछ टूट के आएंगे तो उससे हमारा सुपर स्ट्रक्चर डैमेज ना हो। तो ये जितनी दूरी से हम सुपर स्ट्रक्चर को हाईएस्ट फ्लड लेवल के ऊपर रखते हैं उसे हम कहते हैं फ्रीबोर्ड, ताकि सुपर स्ट्रक्चर डैमेज ना हो।
बाढ़ में आए बहते हुए पेड़ों के कारण ही। आगे हम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड क्यों दिया जाता है? उच्च बाढ़ तल के समय जलोत्थान ऊंचाई लेने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। यदि मुक्तांतर ना रखें तो उच्च बाढ़ तल के समय पुल नदी में डूब जाएगा। ठीक। उच्च बाढ़ तल के दौरान नदी में तैरते झाड़ डंठल अन्य जीव जंतु की लाशें पुल में आकर अटक न जाएं, इसलिए मुक्तांतर देना आवश्यक होता है। जिन नदियों में नौका संचालन होता है वहाँ पे पुलों के नीचे से होकर गाँवों को गुजरने के लिए पर्याप्त ऊंचाई मिलनी चाहिए। मुक्तांतर देने पर यह ऊंचाई सुगमता से मिल जाती है। मान लो पुल के नीचे से कोई नाव वगैरह भी निकल रही हो तो उसको भी सफिशिएंट ऊंचाई मिलनी चाहिए। मुक्तांतर का मान नदी के निस्तरण मतलब डिस्चार्ज पर निर्भर करता है। विभिन्न प्रकार के पुलों के लिए इसका मान नीचे दी गई तालिकाओं में लिखा गया है। तो अलग अलग तरह के पुल हैं, डॉट पुल, लूचे पुल, गर्डर पुल, नौका संचालित नदी के पुल। तो सबके लिए अलग अलग फ्री बोर्ड दिया गया मुक्तांतर। अगला टॉपिक है स्कोर डेप्थ। नदी में जल का प्रभाव तीव्र हो जाने पर नदी का तल कुछ गहराई तक कट जाता है। इसे कटाव गहराई स्कोर डेप्थ कहते हैं। इसका उपयोग न्यूनतम नींव गहराई ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कटाव गहराई की गणना व्यवहारिक रूप से में कठिन होती है, किंतु सैद्धांतिक रूप से लेसी फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, जो हमारे देश में जलोढ़ नदी के लिए अधिक उपयुक्त रहता है। लेसीस फॉर्मूला। तो कटाव गहराई हम ये देख रहे हैं कि जैसे ब्रिज है, ब्रिज के अपस्ट्रीम में पानी का लेवल बढ़ जाएगा, डाउनस्ट्रीम में घट जाएगा। पर अपस्ट्रीम से जब डाउनस्ट्रीम में पानी आएगा तो पानी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ये बढ़ी हुई वेलोसिटी के कारण क्या होगा, डाउनस्ट्रीम में जो मिट्टी जो रहेगी उसमें कटाव होगा। कटाव होने से क्या रहेगा कि कटाव होता जाएगा और हो सकता है कि फाउंडेशन जो पियर और एबटमेंट के फाउंडेशन है वहाँ तक कटाव हो जाए, और फाउंडेशन तक कटाव होने से फिर फाउंडेशन का सपोर्ट चला जाएगा, ब्रिज जो है पलटने का, डैमेज होने का खतरा रहेगा। तो हमें इतना वाटरवे रखना है कि एफ्लेक्स कंट्रोल में रहे। एफ्लेक्स कंट्रोल में रहेगा तो वेलोसिटी कंट्रोल में रहेगी, वेलोसिटी कंट्रोल में रहेगी तो जो कटाव है वो कंट्रोल में रहेगा। कटाव को कैलकुलेट करने के लिए लेसीस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। ये लेसीस फॉर्मूला है। क्यू दिया गया है डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकंड। डी दिया गया है कटाव गहराई मीटर में। एफ दिया गया है लेसी सिल्स गुणांक जो जिसका मान है 1.76 अंडर रूट एम। एम है मध्य व्यास मिलीमीटर में। नदी के तल में विभिन्न तत्व सिल्ट रेत बाजरी, नदी में जो भी पार्टिकल्स मिलते हैं उनका जो मीन डायमीटर जो है वो है। लेसी सिल्ट गुणांक का मान विभिन्न प्रकार की मिट्टी के लिए कणों के लिए दिया गया है। तो ये जैसे जिस नदी में जिस तरह की मिट्टी है, महीन मिट्टी, मध्य सिल्ट, मानक सिल्ट, मध्यम रेत, उसके हिसाब से हम मीन डायमीटर लेते हैं और एफ़ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, और वो निकाल के फिर हम जो है स्कोर डेप्थ निकाल लेते हैं। स्कोर डेप्थ यहाँ पे डी है। तो ये हम डायग्राम देख रहे हैं। अधिकतम कटाव गहराई से कम d/3 नीचे तक पुल की गहराई रखनी चाहिए, जहाँ पर d अधिकतम बाढ़ तल के नीचे अद्यतन कटाव गहराई है। थैंक यू।